Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Virtual Comsex, I welcome all of you to this lecture. आज का लेक्चर 13th लेक्चर है हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज़ का एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर डॉक्टर फात मुनीर अब्बासी. रूटीन वाइज जैसे चीज़ें चल रही हैं और जैसा कि एक हमारा पैटर्न अब अभी तक के लिए इस कोर्स के लिए सेटअप हो चुका है कि we usually start with the layout of the lecture. I usually go through the things which we will discuss in every lecture at the start of the lecture. So again today we'll start with the layout of this lecture. Initially I'll go through some highlights of previous lectures. पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी की, उनको किस तरीके से कंपाइल किया, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे जिनको एनालाइज किया, ये सारी चीज़ें हम शुरू में ज़रा ब्रीफली एनालाइज करेंगे इस लेक्चर के स्टार्ट में. देन देयर आर सम वर्ड प्रॉब्लम्स एंड एग्जांपल्स, सम फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड, सम रियल फिजिकल फिनोमेना से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं सॉल्व करने के लायक जो आज हम सॉल्व करेंगे. And it will be, say, a good experience for the students of this course कि अब हम computational वर्क की तरफ बढ़ रहे हैं. And you will see कि किस तरीके से हम मैथमेटिक्स के टूल्स को यूज़ करते हुए फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड के फ्लो और फ्लूइड के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. अभी तक मोस्टली तो जो है वो काम कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से मेरा ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर रहा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टूडेंट्स की जाए, पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स की जो लोग आगे चल के फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं एंड दे वांट टू परस्यू देयर एमफिल एंड पीएचडी इन फ्लूइड मैकेनिक्स. सो ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अभी तक यहाँ कराई और यहाँ से ऑनवर्ड्स अब हम देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स, इनकी यूटिलाइजेशन और इन मैथमेटिकल टेक्निक्स की यूटिलाइजेशन इन द एनालिसिस ऑफ फ्लूइड मोशन कैसे चलती है. और उसके लिहाज से आज का लेक्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन. ख़ासकर पिछले लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन को हमने डिराइव किया था एंड स्टडी किया था. सो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज कुछ हम वर्ड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे एंड यू विल सी हाउ टू परस्यू the analysis of a fluid motion. Then the conservative force and conservative vector field will be discussed. ये क्या होती हैं, conservative vector field क्या चीज़ है and conservative force क्या चीज़ है और क्या conditions हैं in order to for a force to be a conservative force and for a vector field to be a conservative vector field. ये क्या conditions हैं, ये चीज़ें भी आज के lecture के अंदर हम discuss करेंगे. Then at the end of this lecture I'll summarize this lecture. आज के lecture को summarize करूँगा and summarize करके will just briefly take you to today's quote and will end today's lecture with that. Now in the previous lecture we studied about mass. शुरू में लास्ट लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मास क्या चीज़ है. गो के उस टाइम के ऊपर आई टोल्ड यू दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट दे आर वेरी मच फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड दे नो वेरी वेल व्हाट द मास इज़. बट कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमने इसको एनालाइज किया था. बाकी जो डेफिनेशंस हैं मास की वो तो एक अपनी तरफ रही, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से हमने मास को डिफाइन किया था. डेफिनेशन व्हिच वी लर्नड स्टेटेड दैट इट इज़ द ability or it is the measure of the ability of a body or of a substance to resist any change in its state of rest or of uniform motion. So जितना ज़्यादा किसी बॉडी का मास होगा उतना ही ज़्यादा वो बॉडी अपोज करेगी किसी भी चेंज को जो उसकी स्टेट में लाने के लिए किया जाएगा. And also I told you that there is a big difference between weight and mass, and students at this stage should be very clear about what mass and what weight is and what is the difference between these two. अमूमन students बहुत ज़्यादा confused रहते हैं इन दो concepts के अंदर. They think that the weight and the mass are the same things, but it's not the case. In the previous lecture I told you that mass is very much different from weight and you should be able to characterize both of them in separate ways. Then we went through the law of conservation of mass. Some statements we learned about the law of conservation of mass. कुछ लोग तो जो कि पहले से familiar हैं law of conservation of mass से, उनके लिए तो शायद ये statements जो हमने उस स्टेज पे पढ़ी थी
are very familiar, but most of you people perhaps are not familiar with the law of conservation of mass. इसलिए ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास था, इसकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी और फिजिकली देखा कि व्हाट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड व्हाट द कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स. इसको इस कॉन्टेक्स्ट में हमने लर्न किया था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. इसी तरह कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी फिजिकल रिएक्शन, कोई भी फिजिकल चेंज मास को ना क्रिएट कर सकता है ना डिस्ट्रॉय कर सकता है, एंड इट ओनली कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. लिक्विड फॉर्म से गैशियस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैशियस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मास कभी भी डिस्ट्रॉय हो सके या क्रिएट किया जा सके. एक और स्टेटमेंट जब हमने देखी तो इट वाज लाइक दैट ओवरऑल मास ऑफ दिस यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट डिस्पाइट ऑफ ऑल द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस गोइंग ऑन विद इन द यूनिवर्स. तो इन सारी बातों का मकसद जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से मैं आपको फेमिलियर करा रहा था, एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू touch the mathematical aspects, I told you that this is simply that mass entering any closed control volume, any closed or bounded shape is equal to the mass leaving the system and the ability or the amount of mass that is being accumulated in that control volume. जितना फ्लूइड किसी भी स्पेस में दाखिल हो रहा है और जितना लीव कर रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे या इनका जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फ्लूइड accumulated in the fluid control volume through which the fluid moves. Afterwards, we went through the mathematical form of the law of conservation of mass, and that is the continuity equation. बड़ी डिटेल से कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टडी करने और उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स देखने के बाद we went towards the mathematical form of the law of conservation of mass. इसी law of conservation of mass को जब हमने mathematically study किया तो एक resulting equation जो हमें मिली उसको हमने continuity equation कहा. So the core of the previous lecture was that the continuity equation of the well-known and one of the most important equations in fluid mechanics is nothing but it simply is mathematical form of the law of conservation of mass, represented by a simple equation which relates the velocity and density of a fluid and in such a manner that it describes that law, that famous law which states that mass can neither be created nor be destroyed within a control volume. Now, afterwards, we went through different forms of the continuity equation. Continuity equation की different forms हमने study की, जिनमें continuity equation for the compressible fluids, for the incompressible fluids शामिल थी, for a continuity equation for a two-dimensional incompressible flow. उसके लिए cylindrical coordinates के लिए इसकी क्या shape होगी, क्या form होगी, plane polar coordinates के लिए continuity equation की क्या form होगी, उसकी हर term की क्या significance है और किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करेंगे, इसकी हर टर्म को अपने बेनिफिट के लिए और कर सकते हैं. तो ये कुछ एनालिसिस से रिलेटेड हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंटिन्यूटी इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में की. और एट द एंड ऑफ प्रीवियस लेक्चर वी वेंट थ्रू द रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लोज. इनकी डेफिनेशन गो के हम पहले भी फेमिलियर थे, बट दिस टाइम अराउंड वी जस्ट स्टडीड इट फ्रॉम द मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, not from the physics point of view. So we simply stated that if curl of the velocity field is equal to 0, then the flow is irrotational flow, and if curl is non-zero, then the fluid obeys rotational flow. Also irrotational flows के लिए हमने continuity equation को भी derive किया और उसकी भी एक form study की, और उसके साथ हमने अपना पिछला लेक्चर जो है वो इख्तिताम किया था. सो दिस वाज व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर, एंड इन आल्सो ऑब्वियसली दैट वाज very important lecture as far as the fluid mechanics is concerned, because the continuity equation is very important and holds a very significant, very prominent place in the research of fluid mechanics or fluid flow. So मैंने पिछले लेक्चर में भी बहुत ज़्यादा
जोर दिया था कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर. मैं फिजिकल एस्पेक्ट्स भी देखे, हमने मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स भी देखे और डिफरेंट forms of continuity equation भी analyze की. Again, I'm telling you, particularly for those students who are interested in pursuing their research in the field of fluid mechanics, तो एक चीज़ सिर्फ कि इस चीज़ को बड़ा closely focus करें क्योंकि these are now the topics in which you will have to deal throughout the study up till your research, or if you want to go for publishing papers in fluid mechanics and solving different type of fluid flow problems. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे आपका continuously पाला पड़ता रहेगा, इसलिए इनको at this point ही ठीक से फोकस कर लें इनके ऊपर. सो चूंकि लास्ट लेक्चर में हमने continuity इक्वेशन को बड़ा डिटेल में स्टडी किया था, तो अब उसी को यूटिलाइज करते हुए आगे लेके चलेंगे. एनालिसिस तो continuity इक्वेशन का कंप्लीट हो गया था, उसकी डेरिवेशन हमने देखी, मुख्तलिफ फॉर्म स्टडी की. अब उसकी यूटिलाइजेशन की तरफ हम बढ़ेंगे आज के लेक्चर में. तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे मेकिंग यूज ऑफ द continuity इक्वेशन, एंड यू विल सी how things shape up and how we will pursue towards them. Now here is the first example, and it states that if u is equal to x, v is equal to minus y describes a certain flow field, determine whether or not the equation of continuity is satisfied. Also investigate the type of flow models. देखें important चीज़ क्या है. पहली चीज़ है कि velocity के components हमें given है. अच्छा, you should write it down. पहले generally what is velocity, you can simply write, if you want to write velocity in the vector notation, you can simply say that this is equal to plus Vj plus Wk unit vector. Now this is the general form of the velocity expressed in I, J and K unit vectors. We use the x component of the velocity, V is the y component and W is the z component of the velocity. Now the example or the problem at hand states that if u is equal to x and v is equal to minus y, what we have to find out, determine whether or not the equation of continuity is satisfied. This is the question which is being asked from us, that we have to determine whether the continuity equation is satisfied for this velocity field, and also to investigate the types of fluid फ्लो मॉडल्स. फ्लो किस तरह का है, दो चीज़ें हमने एनालाइज करनी है. एक कि आया ये जो वेलोसिटी फील्ड डिफाइंड है ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं, और दूसरी चीज़ के फ्लो की क्या टाइप है और किस तरह का फ्लो है, उसके बारे में क्या डिटेल्स हम जान सकते हैं इस वेलोसिटी फील्ड को लेके. सो ये इस प्रॉब्लम से करने. टेक अ लुक हाउ वी परस्यू in this example. Now since but no information u और v यानी x और y component of velocity तो provided है हमें इस example में, but there is nothing said about the z component of the velocity which is w. So we can safely say that
we can safely assume that W is equal to 0 in this case. So if W is equal to 0, then the velocity field has a two-dimensional characteristic. चूंकि velocity के सिर्फ दो नॉन जीरो कंपोनेंट्स हैं, so we can safely assume that velocity has a two-dimensional characteristic and the flow is a two-dimensional flow. देखें एक और चीज, सबसे पहले हमने वेलोसिटी को राइट डाउन किया, वी सिंपली रोट इट डाउन एंड जनरल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी हमने लिखी. देखिए हम कैसे इसको परस्यू कर रहे हैं. जनरल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी हमने लिखी जो कि ये गिवन है, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो हमें वेलोसिटी की वैल्यूज गिवन है, दैट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वाई. तो ये तो वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट्स हो गया. जब जर्नल velocity से कंपेयर किया तो we saw that z component of the velocity is equal to 0, so there is no w component given in this example, so we can safely assume that w is equal to 0 in this case. So यहाँ से we concluded that the velocity has a two-dimensional characteristic and the flow is two-dimensional flow. ये पहली चीज जो पहला एनालिसिस हमने किया कि किस तरीके से और क्या चीज़ें जो हैं फ्लो की टाइप के अंदर इम्पॉर्टेंट हैं. अभी फ्लो की इन्वेस्टिगेशन की तरफ तो अब बढ़ेंगे ही, जो कि साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वी वांट टू मेक श्योर कि कौन सी या किस फॉर्म की कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमने यूज़ करनी है. सो टू डायमेंशनल इक्वेशन, टू डायमेंशनल फ्लो के लिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज़ करेंगे, पहली चीज़. दूसरी चीज़, सिंस u is not a function of t and v is not a function of t, ना u जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, ना v t के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सो स्टेडी फ्लो, ये दूसरी चीज हो गई जी जो हमने फिगर आउट की इसमें. तो अब जो नैरो डाउन हो गई है, हम जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे वो ये है कि टू डायमेंशनल एंड स्टडी का केस. तीसरी चीज कि हम कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे एंड विल सॉर्ट इट आउट कि जो फ्लूइड का फ्लो हम एनालाइज करने जा रहे हैं, आया इट्स कंप्रेसिबल फ्लो और इनकंप्रेसिबल फ्लो. तो आप अगर इसमें पढ़ें तो हमें डेंसिटी के बारे में कोई information नहीं given, कोई explicitly नहीं provided, तो we can assume that we can assume that density is equal to constant and hence
incompressible flow. So here it is, density भी constant है, so the flow is incompressible, it is a steady flow, and secondly a two-dimensional velocity field. So simply the continuity equation for such a flow is for two-dimensional steady incompressible fluid flow, the continuity equation can be written as कैसे जी, simply partial u by partial x plus partial v by partial y equal to 0. This is the form of continuity equation for a two-dimensional steady incompressible fluid flow, and since u is equal to x, so partial u by partial x is equal to 1, and since v is equal to minus y, partial v by partial y is equal to minus 1. Substitute these values of total derivatives into the continuity equation. And since it is identically satisfied, the continuity equation is identically satisfied for the type of velocity provided to us. So, पहली चीज जो हमने determine करनी थी whether or not the equation of continuity is satisfied by this type of velocity field. So yeah, we found out that this type of velocity field satisfies the continuity equation. Now, as you can see that partial u by partial x is equal to 1 and partial v by partial y is equal to minus 1. So this completely and identically satisfies the continuity equation for a two-dimensional steady incompressible fluid flowing through any precise control volume. Now, further analysis कि हम इसका कैसे pursue करेंगे. देखें, अभी तक हमने किया क्या? सबसे पहले नंबर पे we found out that this is a two-dimensional velocity field. Secondly, this is a steady flow. Thirdly, an incompressible flow. And फिर a two-dimensional steady incompressible fluid flow के लिए हमने continuity equation लिखी, and जब given velocity components की value उसके अंदर substitute की, तो equation was identically satisfied, and hence the continuity equation is satisfied by this fluid. Now, what about the question is, is the flow a rotational flow? क्या ये जो flow हो रहा है, is it a rotational flow? अगर है तो कैसे, और अगर नहीं है तो क्या इसकी चीज़ का प्रूफ है कि ये है? Again, जैसे कि previous lecture में I told you, अब you will be thinking perhaps where it is mentioned that we have to find out that the flow is rotational or irrotational. So no, when we are asked to determine what are the flow characteristics and what type of flow is taking place, so we have to do all the analysis which we can do at present. So simply we have to calculate the curl del cross V, and अगर इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से लें तो I
J and K unit vector. Partial V by partial Z I component plus partial U by partial Z minus partial W by partial X J component plus partial, this is partial U by partial Z, okay, and this, okay, that's fine. Now the kth component, X partial V by partial X minus partial U by partial Y into K unit vector. So we simply have to substitute the values of U and V and calculate these derivatives. W चूँकि 0 है and also the derivatives with respect to Z are equal to 0, so the only portion to survive will be the U and V components and their derivatives with respect to X and Y. Simply I leave it to you that you should how you can simplify this. I'll simply write down that del cross V, when you will substitute into it, will become 0 and hence the flow is irrotational. So the flow is irrotational because del cross V comes out to be equal to 0. And precisely अगर आप यहाँ पे इसको देखें, अगर तो किसी भी फॉर्म या किसी भी फ्लो फील्ड के अंदर हमें del cross V इक्वल नॉन जीरो वैल्यू मिलती, नॉन जीरो वैल्यू, तो फिर obviously what would have been the case, what would have been the result, pointing to, या physically इसका क्या मतलब और मानी होता, या obviously एक thing that the flow is rotational when del cross V or the curl of velocity field is not equal to 0. Okay, this is thing. And अब मजीद एक आध और चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या आया हम इसमें से कोई और चीज़ डिड्यूस कर सकते हैं अभी तक के लिए. जो चीज़ें हमने स्टडी की हैं, आया टाइप्स ऑफ फ्लोज एंड ऑल दिस थिंग्स के और कोई चीज़ क्या आया इसमें से एनालाइज की जा सकती है. इस एनालिसिस पे बेस करते हैं हमने रोटेशनल इरोटेशनल को देख लिया, हमने कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल को देख लिया, हमने स्टडी अनस्टडी को देख लिया, ये सारी चीज़ें हम कर चुके थे. क्या कुछ और भी चीज़ें इसमें से की जा सकती हैं? यानी फॉर एग्जांपल यू विल बी थिंकिंग व्हाट टू डू. फॉर एग्जांपल देयर इज अ सिंपल थिंग व्हिच वी कैन डू. Since U is equal to X, which is positive, so U is directly proportional to X. This means that X increases as U increases, or U increases as X increases, and V is equal to minus Y. So negative sign with Y. When Y itself increases, V on the whole decreases. यानी कुछ भी कर लें या जैसे भी कर लें, बट एक्स एंड वाई एक्सेस और ये कोऑर्डिनेट्स चेंज करने से यू और वी के अंदर चेंज आ रही है, आइदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव. सो फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म. तो इस तरह की मुख्तलिफ एनालिसिस हम एक छोटी सी चीज़ लेके उसको डिफरेंट तरीके से, पर्टिकुलरली वेलोसिटी फील्ड. नाउ यू कैन ऑल्सो सी दैट वेलोसिटी फील्ड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड वाई? क्यों?
हम वेलोसिटी फील्ड को कैलकुलेट करने के ऊपर फ्लूइड मैकेनिक्स के इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज इट कैन गिव अस लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट the flow and about the flow characteristic, its types and different things about flow and the mechanics of the fluid. Now एक सिर्फ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हमें पता होने से हमने काफ़ी सारी चीज़ें फ्लूइड के बारे में एनालिसिस कर ली और एनालाइज कर ली कि हाउ इट वर्क्स. सो दैट्स व्हाई the calculation of velocity is very important in the fluid mechanics sort of thing. इसी तरह जब भी आपसे ये कहा जाए कि फ्लूइड के मोशन को एनालाइज करें यूजिंग डिफरेंट थिंग्स, और जब भी कोई वेलोसिटी फील्ड गिवन होगी आपको, तो उस केस के अंदर अगेन यू विल परस्यू इन द सेम वे, इन द सेम मैनर दैट आप वेलोसिटी फील्ड को देखें, एंड देन start realizing or start noting down कि आया two-dimensional velocity, three-dimensional velocity, then go for the description of density, what is said about the density in a particular problem. तो अगर कुछ नहीं कहा गया तो you can safely say that the density is constant for this case. एंड अगर आप देखें कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं उनकी डिपेंडेंस टाइम के ऊपर तो नहीं है, या अगर डेंसिटी वेरी कर रही है तो उसकी डिपेंडेंस टाइम के ऊपर तो नहीं है, तो अगर उसकी डिपेंडेंस टाइम पे नहीं है किसी भी क्वांटिटी की, देन द फ्लो इज स्टेडी फ्लो, देन सिंपली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेरीफाई कर सकते हैं आप, एंड यू कैन आल्सो एग्जामिन वेदर द फ्लो इज रोटेशनल और इररोटेशनल. इसी तरह आप तमाम केसेस में परस्यू करेंगे जहाँ पे ऐसे काम करने होंगे जैसे were said in this problem. एक और एग्जाम्पल जनाब कंसिडर करते हैं और we'll go for its solution. It states that show that the velocity components u is equal to minus 2xy over x square plus y square whole square, and v is equal to x square minus y square over x square plus y square plus w which is equal to y over x square plus y square whole square represents the possible incompressible fluid flow. Possible incompressible fluid flow. देखें, don't go blindly for it. थोड़ा सा पहले देख के तो ये कर लें कि हमें कौन सी फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज करनी है और किस तरीके से अगर हम उसको राइट डाउन करें तो हमारे लिए ये एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगा. अगेन सिंपली सिंस u is not equal to 0, v is not equal to 0 and w is not equal to 0. एक दो तीन तीनों कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, सो द वेलोसिटी फ्लूइड फ्लो इज थ्री डायमेंशनल फ्लो. ओके, एंड जो के वैल्यूज हमें प्रोवाइडेड हैं. और दूसरी चीज वी हैव बीन टोल्ड दैट द रिप्रेजेंट्स द पॉसिबल incompressible fluid flow, so we have to use the incompressible form of the continuity equation which is valid for the incompressible fluids. And तीसरी and last चीज, you can see that they do not depend upon time or temperature. अच्छा, ये दोनों आइसोमॉर्फिक चीजें हैं, दोनों तकरीबन मिलती जुलती चीजें. अगर यहाँ टाइम अपीयर हो भी तो we have nothing to do with that. The only thing that matters is either density is dependent upon time or not, and it is provided that the flow is incompressible. We have to verify that this velocity field satisfies the possible incompressible fluid flow. So we can write the continuity equation for three-dimensional incompressible fluid flow is del dot v is equal to 0, or you can write it down as partial u by partial x component of the velocity derivated with respect to x. Now
derivative with respect to y of the y component of the velocity and plus partial w by partial z. जब ये तीनों कैलकुलेट करें और इन तीनों को सम अप करें तो इट शुड बी इक्वल टू 0. हमसे क्वेश्चन में ये इतना कहा गया कि शो दैट द वेलोसिटी कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट द पॉसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो. तो अगर ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है ये वेलोसिटी फील्ड इसको सेटिस्फाई कर जाती है तो वी कैन सेफली से दैट यस this velocity field represents the possible incompressible fluid flow. Simply calculate the partial derivatives. You can calculate it, and I expect the students of mathematics at this stage कि वो quotient rule लगाकर कम से कम u and v and w के partial derivative with respect to x and y तो calculate कर सकते होंगे. So जब इसको ये partial derivatives calculate करके आप continuity equation में substitute करेंगे, then you will see that partial u by partial x plus partial v by partial y plus partial w by partial z is equal to 0, which says that the fluid is incompressible. देखें इसी तरह कभी भी आपको कोई वेलोसिटी फील्ड दी जाए और इट इज प्रोवाइडेड इन द इक्वेशन तो देन you can simply check the compressibility or incompressibility of the flow by substituting it into the continuity equation for the compressible or incompressible form, and whenever either it satisfies or it fails to be true, in that case दोनों में से कोई एक ही केस हो सकता है. तो अगर वो identically satisfy कर जाए the continuity equation को, then we can safely assume that we can safely say that this velocity field represents the fluid flow for the case of a compressible or incompressible fluid, जिस भी केस की continuity equation को वो satisfy करे. अच्छा, इसके बाद once more test a next example. I'll take you to that. Test whether the motion specified by v is equal to k square xi minus yj over x square plus y square where k is equal to a constant is a possible motion for an incompressible fluid. If so, determine the equations of streamlines. Now सबसे पहले अब देखें हमें velocity is provided in a general form. It says that velocity k square j यूनिट वेक्टर. हमने सिर्फ वेलोसिटी को स्प्लिट अप करके अलग अलग लिख लिया एंड k इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो अगर इसको हम अपनी जनरल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी से कंप्यूट करें, और जनरल फॉर्म वेलोसिटी क्या है जी, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, तो वी विल फाइंड आउट दैट u इज इक्वल टू के स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v इज इक्वल टू minus k square y over x square plus y square and w is equal to 0. तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक दफा एनालाइज करें. इज अ पॉसिबल मोशन फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ये वेरीफाई करना है कि आइदर दिस मोशन स्पेसिफाइड बाय द वेलोसिटी फील्ड गिवन इन दिस इक्वेशन represents is a possible motion for an incompressible fluid. So the continuity equation for an incompressible fluid can be written as
partial u by partial x plus partial v by partial y plus partial w by partial z equals 0. चूँकि partial w by partial z 0 है, because w is equal to 0, so this is equal to 0 and only two parts are left, partial u by partial x and partial v by partial y. And I just leave it to you that you should calculate that partial derivatives of u and v with respect to x and y respectively and substitute into this equation जिसको हमने equation 1 का नाम दिया, and you will find out that the continuity equation is identically satisfied and it says that the fluid exhibits incompressible flow, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. ओके, सेकंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग. ये चीज़ तो चूँकि यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद इट, क्वेश्चन रूल लगा के आप डेरिवेट कैलकुलेट करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. सेकंड पार्ट पे थोड़ा सा ज़रा ध्यान करें. इफ़ सो, that if so means that if the first part of the statement is true, then determine the equations of streamlines. We have to now find out the equations of streamlines, and if you recall the equation of streamline, it's simply stated that equations of streamlines are given as dx by u equals dy by v equals dz by w. Now since w is equal to 0, so dz is equal to 0 and z is equal to constant for every value of x and y, and we are left with the other two equations, dx by u plus, oh it's not plus, x dx by u equals dy by v, which in turn is equal to u and v की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं. dx ओवर k स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू dy और v की वैल्यू माइनस k स्क्वायर y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. और अगर इनको सिंप्लीफाई किया जाए तो यू विल सी दैट चूंकि ये डिनोमिनेटर में के स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, इसलिए आप इसको सिंपली कैंसल आउट भी कर सकते हैं दोनों तरफ, एंड द इक्वेशन विल कम आउट टू बी, सिंप्लीफाइड इक्वेशन विल बी x dy एंड y dx. अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और दूसरे फॉर्म के अंदर चूंकि सेपरेबल इक्वेशंस हैं तो सिंपली यू कैन राइट dx बाय x इज इक्वल टू dy बाय y
सिंपली। और अगर इसको सॉल्व करें आप तो नेचुरल लॉग ऑफ y नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c and comes out to be natural log of y over x is equal to natural log of c, and taking exponent on the both sides, so y over x is equal to c and y is equal to cx. So this is the streamline, and इसको आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ देख C की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए you can obtain different type of streamlines in this case. Okay, further अगर इसको थोड़ा सा modify इस प्रॉब्लम को कर दिया जाए और आपसे कहा जाए उसको सॉल्व करें तो then how you would respond to that? Let's see. ये आपकी गिवन वेलोसिटी फील्ड है विद एक्स आई माइनस वाई जे, एंड इफ यू आर सिंपली आस्क्ड, आपसे ये कहा जाए कि इसमें इतनी सब्स्टिट्यूशन कर दें सिर्फ, टेक अनदर एग्जांपल इन विच द वेलोसिटी फील्ड इज इक्वल टू एक्स इज मल्टीप्लाइड विद द जे component minus y with the I component over x square plus y square. Simply ये velocity field given है, then repeat the same procedure as in the previous example. तो जैसा हमने इससे पिछली एग्जांपल में किया उसी पैटर्न के ऊपर इसको भी लेके अगर सॉल्व करें, u एंड v कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी अलग अलग उसको करके सिंपली वी शुड फर्स्ट वी विल गो फॉर द continuity equation, either it is satisfied or not satisfied, and then we'll move towards the streamlines and we'll determine that. So I leave it for you as an exercise, as an interesting work to do. तो अगर आप इसको अगर करना चाहें इस तरीके से तो it will be very interesting thing to do. Again इस केस के अंदर भी जो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपको लिखाई, अगर continuity equation satisfy होती है then the fluid exhibits incompressible flow, and अगर ये continuity equation incompressible fluid की satisfy नहीं होती then the fluid will exhibit the fluid will not exhibit the incompressible flow, or otherwise you can say that fluid will exhibit the compressible flow instead of being incompressible. And the equation of streamlines will be calculated in the same manner. dz or dw will again give the same output. The only thing which will differ from here is that x and y will be interchanged, and that you will come to know when you will calculate it. It's an interesting thing. जब आप इसको करेंगे तो hopefully you will like it. It's very close and well resembles with the what we already did. Now the next example is for a two-dimensional flow in the xy plane, u is equal to ax. Determine a possible y component for steady incompressible flow. How many possible y components are there? देखें एक चीज हमें given है, solution given that u is equal to ax, and we have to determine the possible y component for steady incompressible flow. Well, only u component is provided, u is provided, the x component of the velocity is provided, and we are asked to determine only the y component, so we are dealing with a two-dimensional flow. And for a two-dimensional steady incompressible flow, the continuity equation is given as partial u by partial x plus partial v by partial y equals 0. This is the continuity equation for two-dimensional steady incompressible flow field.
तो u की वैल्यू हमें पता है, we have to determine what will be the form of this v. Now since u is equal to ax, then the derivative of u with respect to x will be equal to a. इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें. Substitute 1 in 2 and we'll get partial v by partial y is equal to minus a. और अगर इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू y तो we'll get v is equal to minus ay plus f of x, because it is a partial derivative with respect to y, so instead of a constant of integration there is a function of x, और इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं. नाउ इस f of x की क्या फॉर्म हो सकती है, क्योंकि वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी बाउंड्री कंडीशन, एनी टाइप ऑफ कंडीशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई कि हम इस f of x को इम्पोज कर सकें और f of x की वैल्यू फाइंड कर सकें. तो हमें कहा क्या गया, हाउ मेनी पॉसिबल y कंपोनेंट्स आर देयर. सबसे पहली चीज, डिटरमिन अ पॉसिबल y कंपोनेंट फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो which is given here. This is the possible y component for the steady incompressible flow for which u is equal to ax. Now how many possible outcomes? चूंकि f of x को आप infinite many values दे सकते हैं, तो you can simply say that there are infinitely many outcomes for v as we vary f of x. जैसे जैसे f of x को वेरी करते जाएंगे और डिफरेंट वैल्यू असाइन करते जाएंगे, v के लिए infinitely many वैल्यूज हमें मिल सकती हैं. The simplest one is अगर एक कोई प्रिसाइज वैल्यू, कोई एक वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो हम सिंपलेस्ट वन उठा लेंगे, इज फॉर f of x is equal to 0 minus ay, v is equal to minus ay simply, and overall velocity is equal to ui. Okay, just now the overall velocity is given as ui plus vj, or in other words axi minus vj. ax was provided और vj जो हमने इस केस के लिए कैलकुलेट किया, तो इट्स सिंपली axi minus a, you can write it plus simply plus vj component, this is j component not y, or minus a y into j component. So this is the simplest form of the velocity for a steady two-dimensional incompressible fluid for which u is equal to ax. तो ऐसे इस एग्जांपल का मतलब ये कि आपको अगर एक वेलोसिटी का कंपोनेंट पता हो तो आप मेकिंग यूज ऑफ द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड प्रोवाइडेड दैट यू नो अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लो, तो आप दूसरा कंपोनेंट भी वेलोसिटी का फाइंड कर सकते हैं. Now let's move towards the next example. It states that consider a one-dimensional radial flow in r theta plane characterized by Vr is equal to f of r and V theta is equal to 0. Determine the conditions on f of r required for incompressible flow. General एक velocity field given है V r component of the velocity, it is equal to function of r, any function of r arbitrary, and theta component of the velocity is equal to 0 in the r theta plane.
डिटरमिन द कंडीशंस ऑन एफ ऑफ आर रिक्वायर्ड फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। हमने वो कंडीशंस डिटरमिन करनी है एफ ऑफ आर के ऊपर जो लागू हों, जिन केसेस के अंदर हमें इनकम्प्रेसिबल फ्लो मिल जाए। सो सिंपली विल स्टार्ट विद एज V of R is equal to F of R and theta component V of theta is equal to 0. This is given to us. Now for incompressible flow, the continuity equation states that divergence of V is equal to 0, and in cylindrical coordinates this is given as, जो कि हमने previous lecture के अंदर study भी की थी कि what is the incompressible continuity equation in the cylindrical coordinates. It is stated as 1 by r partial by partial r into VR plus 1 by r partial by partial theta component of the velocity plus partial Vz by partial z equal to 0, and इसको हम equation 1 का नाम दे देते हैं. Now making use of the information that is provided to us, V of theta is equal to 0, V of R only is equal to non-zero, and there is nothing said about V of z, so we can say that V of z is also equal to 0. So this is equal to 0, this is equal to 0, and only this part will remain intact, and this appoints that 1 by r partial by partial r VR to r equals 0, and it simply states that V of r is C over R. C is any constant of integration जो कि integrate हमें मिलेगा after integrating this side. And this comes out to be equal to V of R, since is equal to F of R. So F of R is equal to C by R in turn so generally ये जो function f given है, if this flow is to be incompressible flow, तो R F of R की ये form होनी चाहिए कि न्यूमरेटर के अंदर कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट करे और डिन्यूमरेटर के अंदर ओनली आर एग्जिस्ट करे. सी की तमाम कांस्टेंट वैल्यूज के लिए, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड, एंड गिवन दैट इट इज गिवन इन दिस फॉर्म. सो ये एग्जांपल करने का मकसद कि आप ये भी डिटरमिन कर सकते हैं कि किस किस्म की वेलोसिटी फील्ड अगर हम मेंटेन करें तो हमारा फ्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल या कंप्रेसिबल होगा. Now let's move to the conservative vector field. A vector field is called conservative if there exists a differentiable function f such that f minus del f f is equal to minus del f, or it is equal to the negative of the gradient of a function. The function small f is called the potential function of the capital F. And the conservative force, if a force F is conservative, then del cross F is equal to 0, and then F, capital F is the gradient of a scalar function phi, that is F is equal to minus grad phi. So these are closely related to what we did related to the rotational or irrotational flow. तो हम basically use क्या करते हैं कि when curl of a vector is equal to 0, तो we simply represent it in the form of gradient of a scalar function, जो कि इस केस के अंदर phi है. From here we can say that if a force is conservative, then the force F can be expressed as F is equal to minus grad phi, where phi is some scalar function in this case. और इसी तरह velocity के केस में भी हम इसी तरह velocity को express करते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के केस के अंदर जब उसका कर्ल
is equal to 0, so we simply go for the fact that this function can be expressed in forms of the gradient of a scalar function, जो कि यहाँ पे इस केस के अंदर phi है. So इस तरह की force जिसका कर्ल is equal to 0 या जिसका del cross F is equal to 0, that force is called conservative force. And similarly, if we go behind, then such type of force vector fields are called conservative vector fields, in which the quantity whose curl is equal to 0 remains conserved. So if in a conservative field force is the conserved quantity, then we say that this is the conservative force, and so on. Now the last example जो हमने की प्रीवियसली, उसमें हमने देखा एक जर्नी हमने डिटरमिन किया कि किस तरीके से अगर हमें एक भी फंक्शन की फॉर्म गिवन हो तो हम किस तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे और ये डिटरमिन करेंगे किस किस्म की वेलोसिटी फील्ड हमारे लिए सूटेबल है फॉर द कंप्रेसिबल फ्लो. नाउ इन दिस एग्जांपल we are provided with the two components of velocity in an incompressible fluid flow where u and v are given. Determine the third component assuming that the origin is a stagnation point. Interesting fact that the origin is a stagnation point. So firstly, stagnation point is a point at which velocity is equal to zero. जीरो वेलोसिटी जब आपको अटेन होता है ऐसे पॉइंट को स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं. आप स्टैग्नेशन या स्टैग्नेंट से भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं. तो ऐसी चीज जहां पे ये स्टेबिलिटी आ रही हो, एंड वी आर गिवन विद u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y square and v is equal to y square plus log of x, and we have to find the z component of the velocity, the third component of the velocity, assuming that the origin is a stagnation point. Now this is also an incompressible fluid flow, so for incompressible flow we can write that partial u by partial x plus partial v by partial y plus partial w by partial z is equal to 0. This is the continuity equation for incompressible flow in three-dimensional space. Now partial u by partial x here is equal to 2x, and partial v by partial y is equal to, this is equal to 2y. इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 2 का नाम दे दें and name this equation or continuity equation as equation 1. Then substitute 2 in 1 and we'll get that partial w by partial z is equal to minus 2x plus y. Integrating with respect to z on both sides, integrating with respect to z on both sides gives us w is equal to minus 2x plus y into z plus f of x and y. So chunke it was a partial derivative with respect to z and we are integrating with respect to z alone, so instead of a constant of integration
we get a function which can be a function of x or it can be a function of y. Now it's time to use the boundary condition. इसको equation 3 कह लें. It is given that w is equal to 0 at 0, 0, 0, or this is the condition that origin is the stagnation point. Stagnation point, जैसा कि I told you earlier, ऐसा point है जहां पे velocity 0 हो, तो तमाम components of the velocity, यानी कि x component, y component, z component, all components of the velocity will be 0 at the stagnation point, and it is provided that stagnation point is origin here. So origin के coordinates जो हैं वो 0, 0, 0, यानी x0, y0 and z0 के लिए u, w and v all are all equal to 0. So from 4 3 becomes, इस बाउंड्री कंडीशन को अगर यूज किया जाए तो इट सिंपली स्टेट्स दैट f of xy is equal to 0, and hence we can safely say that w is equal to minus 2 x plus y into z, and this is the required solution. This is the required solution or the required third component of the velocity which we required in order to solve this completely. अगर आप इसमें भी देखें तो stagnation point, origin is the stagnation point. आप x, y, z equal to 0 put करें तो you will see that all this becomes 0. Now with this we go towards the summary. I'll summarize it. आज के लेक्चर में मोस्टली हम वर्ड प्रॉब्लम्स और ये चीज़ें सॉल्व एग्जांपल्स ही करते रहे मुख्तलिफ तरीक़ों से कि किस तरीके से हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को यूटिलाइज करके कंप्यूटेशनल वर्क कर सकते हैं और फ्लूइड का एनालिसिस कर सकते हैं. देन वी स्टडी अबाउट द कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड एंड कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि कुछ डेफिनेशंस थी. उसके बाद अगेन वी डिड अ सिंपल एग्जांपल. सो ज़्यादातर आज कंप्यूटेशनल वर्क था, इसलिए कोई ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं थी. And with this I take you to today's quote, and it says that a good deed never dies. कोई भी अच्छा अगर आप अमल करें, कोई भी अच्छा काम करें, वो कभी भी नहीं मरता. ऐसा नहीं है कि वो आपने किया और ख़त्म हो गया. वो एक एटर्निटी के तौर पे ज़िंदा रहेगा इन दिस सोसाइटी, एंड उसका असर तादेर बाकी रहेगा. ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाए. मे बी समटाइम्स हम लोग ये एक्सपेक्ट करने लग पड़ते हैं कि हमने जिसके साथ कोई अच्छा काम या जिसके साथ कोई अच्छाई या कोई नेकी की है, हम फ़ौरन उसका रिटर्न मांगने लग पड़ते हैं उस इंसान से या इस सोसाइटी से, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है. वी हैव टू बी पेशेंट एंड वी हैव टू बिलीव द फैक्ट दैट अ गुड डीड नेवर डाइज. हमेशा जो नेकी हमने इस सोसाइटी को दी वो हमारी तरफ ज़रूर लौट कर आएगी और ज़रूर वापस आएगी, और हम ज़रूर इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका फल हासिल करेंगे. लेकिन फॉर दैट वी हैव टू बी पेशेंट एंड कीप ऑलवेज इन माइंड दैट अ गुड डीड नेवर डाइज. कोई अच्छा अमल कभी भी दम नहीं तोड़ता, कभी भी ख़त्म नहीं हो जाता, कभी भी मर नहीं जाता. सो अच्छे अमल करते रहें, अच्छे अमल करते रहें, क्योंकि जिस तरह मुख्तलिफ एटम्स मिलके एक पूरी बॉडी कंस्ट्रक्ट करते हैं, छोटे छोटे सेल्स, माइक्रोस्कोपिक सेल्स मिलके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, इसी तरह छोटे छोटे अमाल, छोटे छोटे अच्छे अमल मिलके एक बहुत बड़ी अच्छी सोसाइटी बनाएंगे. और मुझे उम्मीद है कि वो सोसाइटी आपके, हमारे सबके लिए और सबकी मेहनत से बनेगी और सबके लिए बेहतरीन साबित होगी. अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को आसानियाँ दे. टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, इट्स अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माय साइड.